शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं है। कहने का मतलब 6 का पावर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 पर समाप्त होती है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल के बाद कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, इसके कुछ शर्त होते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या जीरो पर समाप्त होती है। कहने का मतलब क्या हो कि जो संख्या हम यहां पर देख रहे हैं, जो संख्या 6 है, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अगर आएगा, 2 और 5 दोनों अगर आएगा, तो वह जो है सो निश्चित रूप से वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि 6 है, 6 संख्या, 6 का पावर n है, इसका अगर गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुने 3 आएगा, 3 दूनी 6 आता है। ठीक है, 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा, 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर भी n गुने 3 का पावर भी n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो आ रही है लेकिन 3 नहीं है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शर्त है उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है, 5 नहीं है, तो यह संख्या पर 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित अतः n के किसी भी मान के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये प्रश्न। ठीक है, मतलब इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित है तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर इस संख्या के गुणनखंड में, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं रहेगा, फिर भी जो है यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यह था प्रश्न संख्या 5। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कहती है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब यह संख्या जो दी गई है, दो संख्या, एक संख्या यहाँ पर दी गई है और एक संख्या यहाँ पर दी, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक है,
पहले हल लिखते हैं, ठीक है। ए नंबर में हम इस संख्या को ले लेते हैं, बी नंबर में ये संख्या को ले लेंगे। तो पहली संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13 है, ठीक। इसको हल करते हैं। यहां से मतलब 7 गुने 11 गुने 13, गुना वाला को एक साथ रख लेते हैं और 200 प्लस वाले को अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इस दोनों में से देख रहे हैं कि कॉमन 13 आ रहा है, ठीक है। 13 इस दोनों में से कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या? 13 कॉमन ले लिए तो 7 बचा गुने 11 बचा, ठीक है। और इधर एक अलग से बचा, ठीक है, प्लस का 1 इधर बचा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 हो जाएगा, इधर 7 गुने 11 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इस सबको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 गुने 77 एक 78 हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या दो संख्या आई है, इस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड वही संख्या की होती है जो भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या का ही हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो यह निश्चित है। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? बी नंबर में लेते हैं, बी नंबर में मतलब दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5 है। इसे भी इसी तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है। गुने वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 को अलग रख लेते हैं और ये प्लस का 5 अलग हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो देखने की जरूरत है। कॉमन इन दोनों में 5 दोनों में है, ठीक है। इसमें भी 5 है, 5 इसमें भी है, तो 5 को हम अलग कर लेते हैं, बाद बाकी को एक साथ लिख देते हैं। तो 7 का हो गया 6, उसके बाद 4, 5 तो हमने कॉमन ही ले लिया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गया, ठीक है। और इधर से 1, 5 गुना 5 इधर का 1 हो गया, ठीक है। तो 5, इस सबको एक साथ अगर हम गुना करते हैं, ठीक है, या लिख ही लेते हैं 7 6 4 3 2 1 प्लस का फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस सबको अगर हम गुना करते हैं तो ये सब गुना करने के बाद 1008 आता है, ठीक है, 1008 प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुने, क्योंकि यहाँ पर गुना का साइन है, 1008 1009 हो गया। ये भी जो संख्या दी हुई है, इन संख्याओं में भी अभाज्य गुणनखंड लग सकता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे चूंकि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड संभव है, अभाज्य गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्नावली 1.2 के अंतिम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। मान के चलते एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मतलब इसी मैदान का कहीं से भी, मान के चलो यहीं से स्टार्ट करता है वो, ठीक है, करती है वो, तो यहां से जो है सो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। हम लिख लेते हैं, सोनिया को यह एक चक्कर यहां से पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, फिर कहता है जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, मतलब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है सो, इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मतलब मैदान एक ही है, ठीक है, मैदान एक ही है, और इसी का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब सोनिया से कम समय में जो है सो रवि इस मैदान का चक्कर पूरा कर लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से दोनों जो है सो चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। मतलब कितने चक्कर पर, कितने समय के बाद जो है सो, कई चक्कर के बाद जो है सो फिर घूम फिर करके जो है सो एक ही स्थान पर दोनों मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह समय क्या है, वह समय क्या है जिस पर एक ही समय पर दोनों फिर से एक ही जगह पर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वह जो समय होगा वह दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, रवि के लिए भी कॉमन होगा और सोनिया के लिए भी वही समय होगा, ठीक है। तो जब भी हम कॉमन की बात करते हैं, जब समय कॉमन हो, चाहे किसी भी चीज की कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन के लिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम से हमें पता चल जाता है कि वह कॉमन संख्या क्या है, वह कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों के लिए बराबर हो, ठीक है। तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हो तो हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सा समय है जिस समय में एक ही समय में दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 है, 18 है, ठीक है, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकान 3 हो जाएगा, ठीक है। 18 का निकालते हैं, 9 दूनी 18 है, 3 तिया 9 है, 3 एकान 3, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3, और 18 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 का पावर 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है। इसमें क्या करते हैं हम? मैक्सिमम पावर को लेते हैं। मैक्सिमम पावर 2 का पावर यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसका मतलब है 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 चौक 36, मतलब ये 36 मिनट बाद जो है दोनों के दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद दोनों जो है सो एक जगह से चलना प्रारंभ किए यहाँ से, और 36 मिनट बाद जो है सो कितना भी चक्कर लगाया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों के दोनों जो है सो एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।